चलिए देखते हैं आज पॉलिटी। जो पॉलिटी अपने आप में क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। या हम लोग कहीं भी रहते हैं, कोई भी पूछ देता है कि कथी के चुनाव भइल तो मुखिया के हैं, कथी के चुनाव भइल तो प्रधानमंत्री के। तो ये सब क्या है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स अपने आप में कहीं भी यूज किया जा सकता है, यानी कहीं भी पॉलिटिक्स होते रहता है। कहीं भी ये जीत गया, वो हार गया, ये सब पॉलिटिक्स होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं पॉलिटी, यानी भारतीय हम लोग राज व्यवस्था देखेंगे। ठीक, जो भारतीय राज व्यवस्था है, यहाँ भारत का जो राज्य व्यवस्था है उसका क्रमिक विकास हुआ है, यानी एक बार में विकास नहीं हुआ है। इसका श्रेय अंग्रेजों को जाता है, यानी अंग्रेजों ने आया, संविधान अधिनियम पारित कर करके यहाँ पे कानून बनाते चला गया। उससे पहले यहाँ का संविधान था, उसे क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया था। ठीक, अंग्रेजों ने। ठीक है, उसी का जब भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ, उसी को अंग्रेजों के बाद से क्या क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी चलिए देखते हैं भारतीय राज व्यवस्था क्या है। भारतीय राज व्यवस्था जिसे पॉलिटी जो हमारे देश में यूज होता है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत का संवैधानिक विकास हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक, इसका भारतीय संविधान किसे कहते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एक बार में नहीं हुआ है। जो भारतीय संविधान का निर्माण है एक बार में नहीं हुआ है। ये क्या है, क्रमिक विकास है। ये धीरे धीरे होते चला गया। ये क्या है, क्रमिक विकास है, वो धीरे धीरे विस्तार होते चला आया। ठीक, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम में, यानी ब्रिटिश जो शासन आया, अपना शासन चालू किया, तो क्या किया कि अधिनियम बना दिया, यानी अधिनियम बनाकर वो यहाँ का कानून व्यवस्था का वो अपना पारित करते चला गया। और बाद में ये हो गया, भारतीय संविधान और लोकतंत्र का क्या पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। जो भारतीय संविधान था उस पर क्या पड़ा, बहरा यानी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक, भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति से, किससे, शासन की प्रकृति के आधार पर, ठीक, दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि प्रथम द्वितीय हम लोग अपने हिसाब से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि प्रथम था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अधीन। पहले था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश अंग्रेज थे, उसका हो गया। दूसरा हो जाए ब्रिटिश ताज के अधीन, यानी जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री, उसके अधीन। ठीक, यानी पहले था किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, उसके बाद किसके आ गया, ब्रिटिश ताज के अधीन। जो रेगुलेटिंग एक्ट, पहला बार जो एक्ट पारित हुआ, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक्ट पारित किया गया, जो कि 1773 में। उसके बाद एक्ट क्रमिक रूप से चलता चला गया। ठीक, यानी उसके बाद स्टार्ट किया कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। यह एक्ट अपने आप में भी बहुत महत्व रखता है। चलिए, लेकिन जो भी एक्ट है हम लोग लास्ट में वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट, जो कि 1786 से चार्टर एक्ट आया। उस समय से बहुत ही वो चार्टर एक्ट के नाम से ही एक्ट आना शुरू हो गया है। जैसे चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ये एक्ट आता चला गया। उसके बाद जब ये एक्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के जब समाप्त हो गया, उसके बाद आया ब्रिटिश ताज के अधीन। किसके अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन। यह भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, इसमें भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, इसी को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम जो आया 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय कौन आया था, भारत शासन अधिनियम 1919। उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि ये भी बहुत ही सभी
आर्टिकल में अपना ये भी जगह रखता है। कौन? आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 अपने आप में क्या रखता है? इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, यानी सब अधिनियम आने के बाद लास्ट में आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि हम लोग आज 1947 का दिन है कि आज़ाद घूम रहे हैं। ठीक, चलिए अगर इससे आगे हम लोग 1 बाई 1 इसको क्रमिक रूप से देखते चलेंगे। जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी को हम लोग विस्तार से देखते हैं। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में, यानी प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था उसी को हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले कौन था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट का उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को क्या करना? दूर करना। जो भी कंपनियां थी उसमें जो भी भ्रष्टाचार और कुशासन होते थे उसी को दूर करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। कब लाया गया? 1773 में। कब लाया गया? 1773 में। इसका प्रमुख जो प्रावधान था, ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। यानी बंगाल के गवर्नर को कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन? वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का क्या बना? पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक, अब आते हैं इसी में कुछ और प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। ठीक, 4 कार्यकारी परिषद का मैंने नियुक्त किया गया, जैसे में कौन कौन थे? जॉर्ज मानसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवेरिंग, रिचर्ड बारबेल। ये जो 4 है क्या है? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। ठीक, आगे है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास को बनाया गया। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किसे किसे बना दिया गया? मुंबई और मद्रास को प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया। ठीक, अब उच्च न्यायालय की स्थापना के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। यानी मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन हो गए? हाइड और चैम्बर्स और लिमेस्टर। ये तुम क्या हो गया? अन्य न्यायाधीश हुए। ठीक, अब आते हैं उच्च न्यायालय की संक्षिप्त परिचय। उच्च न्यायालय का जो संक्षिप्त परिचय है हम लोग देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आगे है भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 में 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? दिल्ली में संघीय न्यायालय क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद जो आधुनिक उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। यानी आधुनिक जो था, आधुनिक क्या उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। यानी आधुनिक उच्च न्यायालय की स्थापना, यदि उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। उसका उद्घाटन कब हुआ? पहली बात 28 जनवरी 1950 में। ठीक, चलिए अब इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं। ठीक, चलिए अब इसके हम लोग यानी रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां रह गई थी, उसी को सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। ठीक, जो पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि कब बनाया गया? 1784 में। पिट्स इंडिया कब बनाया गया? 1784 में। ठीक, यानी पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। यानी जो जो कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। ठीक, यानी पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पर पड़ा था? विलियम पिट के नाम पर पड़ा था।
पिट्स इंडिया किसके नाम पर पड़ा? विलियम पिट के नाम पर पड़ा, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। विलियम पिट जो कि तत्कालीन यानी उस समय वर्तमान में कौन थे उस समय? विलियम पिट, यानी 1784 में। ठीक, आगे है इसका जो ये बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, ठीक है, उसी को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, यानी कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दिया गया। यानी कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। उसके बाद है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथकीकरण कर दिया गया। जो कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक कार्य था उसे क्या कर दिया गया? पृथकीकरण कर दिया गया। ठीक, उसके बाद जो कंपनी के राजनीतिक कार्य के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से नए निकाय का गठन किया गया। यानी जो राजनीतिक था, ठीक है, उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक कार्यों को निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। यानी कंपनी के व्यापारिक जो कार्य था उसको किसको आदेश दे दिया गया? निदेशक मंडल को आदेश यानी अधीक्षण को अनुमति दे दी गई। ठीक, चलिए, यानी चार्टर एक्ट कितना था ये? 1786। चलिए अगला चार्टर एक्ट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चार्टर एक्ट कब हुआ था? 1813 में। जो इससे पहले चार्टर एक्ट हुआ था, उसके बाद चार्टर एक्ट कब हुआ था? 1813 में। ठीक, इसके जो प्रमुख प्रावधान है हम लोग उसी को देख लेते हैं। ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन जो चार्टर एक्ट 1813 में पास हुआ था उसी को देखते हैं, उसी के बारे में। यानी कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? यानी कंपनी के भारतीय कंपनी के जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी, उसके एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को रहने दिया गया। जो भी यानी चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? रहने दिया गया, लेकिन वहीं भारत के साथ वो समाप्त कर दिया गया। वहीं ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है। ब्रिटिश मिशनरियों को किसको कार्य करने की? ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। उसके बाद आया प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किसके समय में किया गया था? चार्टर एक्ट 1813 में। इसी समय 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। ठीक, इस एक्ट में इसके जो प्रमुखता है हम लोग देख लेते हैं। यानी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी के जो भी व्यापारिक और एकाधिकार समाप्त था वो सबको क्या कर दिया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया। यानी प्रशासन जो भी है, भारतवासी अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए उन्हें अधिकार दे दिया गया। ठीक, उसके बाद है प्रथम विधि आयोग गठित किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। प्रथम कानून जो था, प्रथम विधि आयोग यानी कानून आयोग की गठित किया गया किसके काल में? मैकाले, लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में। ठीक, उसके बाद आया गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य जो कि चौथा सदस्य को शामिल किया गया। चौथा सदस्य को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बन गया। यानी ये बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? अब ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बन गया। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। यानी इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक, जो चार्टर एक्ट 1833 था, उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1800। इसके प्रमुख प्रावधान है, जैसे में इसमें इस विधि निर्माण हेतु पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी विधि निर्माण हेतु पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की क्या की गई? निर्माण की गई। उसके बाद सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
क्या किया गया, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। उसके बाद डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर, डायरेक्टरों की संख्या कितना, 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 6 किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक, उसके बाद कार्यपालिका एवं विधायिका, कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, यानी कार्यपालिका एवं विधायी संबंधी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग चार्टर एक्ट देख लिए थे, यानी ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो भी एक्ट थे वो हम लोग देख लिए थे। अब देखेंगे ताज के अधीन, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन जो भी अधिनियम लाया गया हम लोग अब उसको, चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देख चुके थे, अब दूसरा देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन क्या पारित अधिनियम। इस अधिनियम में अब क्या क्या है, जो कंपनी अपने जो कंपनी से हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर कहाँ ला दिया, शासना यानी ब्रिटिश ताज के अधीन ला दिया। ठीक है, उसी में हम लोग पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम कब, 1858 में जो हुआ था प्रमुख प्रावधान। ठीक, इसमें भारतीय प्रशासन, यानी इसका हम लोग अलग अलग पॉइंट में बांट के, यानी इसका मुख्य जो प्रमुख प्रावधान था, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, कम खासा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर राज मुकुट को, क्राउन को दे दिया गया। कंपनी से छीनकर किसको दे दिया गया, यानी क्राउन, यानी ब्रिटिश के हाथ में चला गया। ठीक, उसके बाद है राज्य का सचिव, राज्य का जो सचिव था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों समस्त अधिकार भारत के राष्ट्र सचिव को प्रदान कर दिया गया। भारत के राष्ट्र सचिव का कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया। आगे है भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम, भारत का गवर्नर जनरल का नया नाम क्या पड़ गया, वायसराय पड़ गया। भारत का गवर्नर जनरल का नया नाम क्या पड़ गया, वायसराय पड़ गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया कौन, वायसराय। कौन बन गया, वायसराय। ठीक, हम लोगों ने भारतीय शासन अधिनियम 1858 अब देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम, यानी शासन अधिनियम के बाद कौन आ गया, परिषद अधिनियम, जो कि 8वां नंबर है। इसमें आपको इसका जो प्रमुख प्रावधान था उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दे दिया गया, वायसराय को दे दिया गया। ठीक, उसके बाद मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी था उसको किसको दे दिया गया, विकेंद्रीकरण की शक्ति शुरुआत कर दी गई। ठीक, आगे है राज्य विधान परिषद का गठन। राज्य विधान परिषद का गठन भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। कौन सा, राज्य विधान परिषद का गठन। उसके बाद विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिला, यानी विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिला। ठीक, आगे है वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया, यानी वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार क्या कर दिया गया, दे दिया। किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक, चलिए अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 जिसका प्रमुख प्रावधान है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद क्या है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी केंद्रीय विधान परिषद के केंद्रीय सदस्यों को बजट का अधिकार क्या करना, बजट पर अपने विचार प्रकट करने का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट है
सार्वजनिक हित के मामलों में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को 6 दिन, कितने दिन, 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1909 आया। भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1909, जो कि इसका प्रमुख कारण था, ठीक, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन पृथक किया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन क्या किया गया? पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमानों को शामिल किया गया। यानी ब्रिटिश भारत में कब शामिल किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद है, इसके तहत वायसराय, कौन? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। उसके बाद है, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। किसने? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किसी भी भारतीय को पूरक प्रश्न पूछने और प्रस्ताव लाने, ठीक है, प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कुछ प्रसिद्ध कथन है। वो कथन है गांधी जी का, जिसमें गांधी जी और रैमजे मैकडोनाल्ड का। ठीक, इसमें इस कथन ये गांधी जी ने बोला, इस एक्ट ने हमारी सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने बोला कि जो एक्ट था भारत परिषद अधिनियम 1909, इस एक्ट ने क्या कर दिया? मेरा सब चीज सर्वनाश कर दिया। इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। किसने कहा? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, जो इसके प्रमुख प्रावधान है, जैसे प्रांतीय विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। प्रांतों में क्या कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या कर दिया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक, किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लागू कर दिया। केंद्र में क्या कर दिया गया? द्विसदनीय विधायिका को लागू कर दिया गया। ठीक, इसके बाद इस यानी भारत शासन अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक, अब आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके जो प्रमुख प्रावधान है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका जो गठन किया गया था संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन किसके द्वारा किया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। ठीक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब आते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त कर दिया। द्वैध शासन में प्रांतों से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया और केंद्रों में लागू कर दिया गया। ठीक, स्वयं सत्ता जो कि प्रांतों को दे दिया गया। उत्तरदायी शासन जो कि प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर कर दिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसी में भारत शासन 1935 के प्रमुख जो प्रावधान थे। ठीक, इसी का जो विस्तार था सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों के आधार पर था। ठीक, जो इसका महत्व था भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचों का आधार
स्रोत बना। ठीक, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल हो गया। ठीक, किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में हो गया। शक्तियों का विभाजन किस में हो गया? केंद्र एवं प्रांतों में हो गया। स्थापना फेडरल न्यायालय 1937 में क्रियान्वयन हुआ। फेडरल न्यायालय 1937 में क्या हो गया? क्रियान्वयन हो गया। जवाहरलाल नेहरू का कथन, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन है, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद है गुलामी का अधिकार, ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दास्ता का आज्ञा पत्र, ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अनुदेश प्रपत्र, ये अंतर्विष्ट, ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद है अनुदेश प्रपत्र हो गया। इसके बाद राज्यों की नीति निर्देशक तत्व के रूप में सर्वसमष्टि, ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत का संविधान वर्ष 1950 में, ये कथन, ये सब किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक, इसमें नोट में है कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया। ठीक, अब आते हैं हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इसका प्रमुख प्रावधान है यानी अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर दिया गया। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान में कर दिया। किस में कर दिया? भारत एवं पाकिस्तान में कर दिया, अधिराज्यों में कर दिया। ठीक, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। क्या हो गई? 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता क्या हो गई? समाप्ति हो गई। यानी दोनों अधिराज्य भारत और पाकिस्तान के संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया। यानी भारत और पाकिस्तान को संविधान बनाने का क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता दे दिया गया। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया। जो भारत का राज्य सचिव पद था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ कमी रह गया तो कमेंट करिए क्या कमी रह गया। धन्यवाद।